फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड ऑन टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ही पहले से ही क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे दिया है। डेफिनेटली इसको हम मार्जिनल कॉस्ट ही कहते हैं। यस, इट्स कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। हम में से बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की एक एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन में होने वाली एक एडिशनल कॉस्ट है। जैसे हम एक एडिशनल यूनिट बनाते हैं तो जो हमारी एडिशनल कॉस्ट आती है दैट इज हमारी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो प्रोडक्शन के अंदर जब भी चेंजेस होते हैं तो जब देखते हैं कि हम एक एडिशनल यूनिट में चेंज हो रहा है तो हम देख लेते हैं कि कितनी कॉस्ट हमारी आ रही है। तो जो एडिशनल कॉस्ट हमारी आ रही है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड। मार्जिनल कॉस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, या इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन मोर यूनिट? यस, इट इज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन मोर यूनिट। यस, यही होती है ना, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही देखा। जैसे एक एडिशनल यूनिट बनाते हैं तो उसके ऊपर आने वाली कॉस्ट, तो दैट इज डी आंसर था हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। When the price for a good or services rises, demand for such goods or service। जब किसी भी गुड या सर्विस का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है। जब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाता है तो ये बात हमको सबको पता है कि उस प्रोडक्ट की या सर्विस की, गुड की, सर्विसेज की क्या होने वाली है? डिमांड डिक्रीज होने वाली है। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें यही बताता है ना कि जब भी किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइसेस में इंक्रीज हो जाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हमारा आंसर डेफिनेटली यही आएगा, डिक्रीज। हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी डिमांड बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। मटेरियल प्राइस वेरिएंस अराइजेज व्हेन। सामग्री मूल्य विभिन्नता बढ़ती है जब वास्तविक मूल्य स्टैंडर्ड प्राइसेस की तुलना में अलग होता है, या रियलिटी में जो प्राइस है वो अंतिम खरीद मूल्य की तुलना में अलग होता है, या एक्चुअल प्राइस इज डिफरेंट टू मार्केट प्राइस, या एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, मटेरियल के अंदर जो प्राइस वेरिएंसेस हैं वो कब पैदा होते हैं? यस, ये कॉस्ट का ही टॉपिक है। यस, डेफिनेटली जब हमारा एक्चुअल प्राइस डिफरेंट होता है किससे? स्टैंडर्ड प्राइस से। जब हमारा एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस से डिफरेंट होता है तब हम उसको कह सकते हैं कि वहां पर मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस पैदा हुआ है। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। हमको बताना है कि इसमें से इंडेक्स नंबर का कौन सा टाइप नहीं है। प्राइस इंडेक्स, क्वालिटी इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, या वैल्यू इंडेक्स। अगर हमने प्रोडक्ट चैप्टर को अगर ध्यान से देखा है इंडेक्स नंबर का, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये भी स्टडी करने को मिल गया है कि हमारा प्राइस इंडेक्स जो होता है क्वांटिटी भी है, वैल्यू भी है, बट डेफिनेटली हमारा जो क्वालिटी इंडेक्स है ये हमारा नहीं है। ठीक है, तो क्वालिटी इंडेक्स हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी इंडेक्स के टाइप का ये फॉर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which one amongst the following is not a part of the economic reform in India? इसमें से इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ इंडिया का कौन सा पार्ट नहीं है? एलपीजी तो था, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों से हटकर जो फालतू का कुछ मिले वो आंसर, वही आपको बताना है कि हमारा ये इकोनॉमिक रिफॉर्म का कौन सा हिस्सा नहीं है। तो बताओ, सिक्स क्वेश्चन का आंसर वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, बट आप बताओ क्या आंसर होगा। यस, एग्जैक्टली राइट। ये हमारा है लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन भी ठीक है, ग्लोबलाइजेशन भी ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से हमको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। एज कंजम्पशन इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन बढ़ती है मार्जिनल यूटिलिटी भी इंक्रीज होती है। होता है क्या, आगे देखो, एज कंजम्पशन डिक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेज। एज कंजम्पशन इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज। एज कंजम्पशन इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो गेट्स डबल्स। बताओ इसमें से हमारा क्या आंसर हो सकता है। हमको सेवेंथ इस क्वेश्चन में से कोई एक स्टेटमेंट ऐसी देखनी है जो ट्रू है। बताओ क्या आंसर होगा। यस, और बताओ। क्योंकि जब जब हम कोई भी आइटम ज़्यादा खानी शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने आइसक्रीम खाई, एक खाई, दो खाई, तीन खाई, चार खाई, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी हमारी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कंजम्पशन जैसे जैसे इंक्रीज होती है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, हमको उसका बेनिफिट थोड़ा कम मिलना स्टार्ट होता है ना। एक आइसक्रीम खाओगे अच्छी लगती है, दूसरी खाओगे अच्छी लगती है, तीसरी थोड़ी कम अच्छी लगी, चौथे में, पांचवें में, छठे में इन आइसक्रीम्स को ज़्यादा खाने खाने में तो हमारा मुंह ही सुन होना स्टार्ट हो जाता है ना। कभी कभी शौक शौक में हम कभी कभी रोटी कुछ भी अच्छी जो फेवरेट जो चीज़ होती है खाते हैं तो उससे हमारा जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ते आगे वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी उसका जो बेनिफिट है हमको कम मिलना लगता है। तो जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, सीमांत उपयोगिता घटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वांट सेटिस्फाइंग क्वालिटी ऑफ एन आइटम व्हेन वी यूज और कंज्यूम इट इज नोन एज। किसी भी चीज की वांट सेटिस्फाइंग गुणवत्ता जिसे हम प्रयोग या इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं। वेल्थ, सिक्योरिटी, यूटिलिटी या डिमांड। ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा, हम अभी पीछे डिस्कस भी कर रहे हैं। यस, इट इज कॉल्ड द यूटिलिटी। ठीक है, उपयोगिता। आगे देखते हैं, which one of the following is not a feature affecting the price elasticity of the factor affecting the price elasticity of the demand। दोबारा स्टडी कर लेते हैं, which one of the following is not a factor affecting the price elasticity of demand। consumption patterns of goods, sensitivity of the demand, मांग का मौसम, सीजन, है ना, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम गोइंग टूवर्ड द परचेज, खरीद की तरफ जाने वाला आय का अनुपात, या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डिमांड, मांग की अनुपलब्धता। इसमें से कोई एक फैक्टर बताना है जो डिमांड, जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को इफेक्ट नहीं करता है। यस, एग्जैक्टली। और डी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डिमांड, मांग की अनुपलब्धता। क्योंकि प्रोडक्ट की, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड, यस, किसी भी, यस, क्योंकि इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं ना वो क्या होता है, किसी प्रोडक्ट का नेचर हो सकता है, ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है, कंज्यूमर की इनकम हो सकती है, प्राइस का लेवल हो सकता है। तो किसी भी डिमांड की अगर हम कहें कि डिमांड ही उपलब्धता है तो ये इसको इफेक्ट नहीं करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द ग्रीन रेवोल्यूशन इज नोन एज। ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहते हैं, व्हीट रेवोल्यूशन को, फॉरेस्ट को, मेज रेवोल्यूशन को, या राइस, गेहूं क्रांति, वन क्रांति, मक्का क्रांति, या चावल क्रांति। ये क्वेश्चन तो हम सबको आता होगा, है ना। हरित क्रांति को किस क्रांति के नेम से जाना जाता है। यस, ए, व्हीट क्रांति, व्हीट रेवोल्यूशन, गेहूं क्रांति। आगे देखते हैं, Which of the following has been specially established to meet the requirement of the credit of the farmers in the villagers। इनमें से किस बैंक की स्थापना किसानों और ग्रामीणों की उधार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से की गई है।
आईसीआईसीआई बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एक्सिम बैंक्स? यस, बी, रीजनल रूरल बैंक्स। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडस्ट्रियल सेक्टर फेस द प्रोसेस ऑफ रिट्रोग्रेशन एंड द डिक्रीजेंटर ड्यूरिंग। औद्योगिक क्षेत्र में पश्चागमन और मंदी की प्रक्रिया का सामना डैश के दौरान किया गया। 1990, 1950, 1980, 1965 से 1980। देखो यस, यस, ये 15 सालों के लिए था डेफिनेटली। तो ये 1965 से 1980 के बीच में हुआ था। एक इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एक डेफिनेट तरीके का गिरावट हुआ था, गिरावट को हमने फील किया था। ठीक है, डिक्लाइन स्टेट। आगे देखते हैं, विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। भारत की जनसंख्या के लिए अत्यधिक विभाजन का साल किसे माना जाता है? 91, 81, 2001 या 1921? यस, 1921 को माना जाता है, क्योंकि 1921 से पहले क्या हो रहा था कि हमारी पॉपुलेशन कभी एकदम से बढ़ जाती थी, एकदम से कम हो जाती थी, ऐसा ऐसा कुछ चल रहा था सब। तो 1921 को हम ग्रेट डिवाइड ईयर मानते हैं। ठीक है, यस, इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले की बात है, क्योंकि 1921 के बाद तो क्या हुआ था, जो भारत की जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज तो हुई थी पर स्थिर थी। ठीक है, बट 1921 से पहले जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी स्थिर नहीं थी, अक्सर बढ़ जाती थी और अक्सर घट भी जाती थी। तो 1921 से पहले जनसंख्या वृद्धि का कोई पैमाना आमतौर पर कम था। ठीक है, यस, 1921 के बाद जनसंख्या के अंदर मतलब एक डिफरेंट तरीके से ही धीरे धीरे वृद्धि हुई है। तो 1921 ध्यान रखना। मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स, स्व नियोजित की मिश्रित आय का क्या अर्थ है? ग्रोस इनकम रिसीव्ड बाय प्रोप्राइटर्स या रेंट रिसीव्ड, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइजेस या कंबाइंड फैक्टर पेमेंट व्हिच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल या वेजेस ड्यू टू फैमिली वर्कर्स। स्वामी द्वारा प्राप्त सकल आय या उद्यम का किराया, ब्याज और लाभ या सम्मिश्रित कारक भुगतान जिसमें भेद नहीं किया जा सकता या परिवार के कामगारों के कारण मजदूरी। यस, यस, कंबाइंड फैक्टर पेमेंट विच आर नोट, जिसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर प्रोफेशनल द्वारा रिसीव किया कोई रेंट है या वेजेस है या इंटरेस्ट है या कोई प्रॉफिट है, इनके सारे फैक्टर आते हैं, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। आगे है, नेशनल इनकम डिफर्स फ्रॉम द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाय द अमाउंट ऑफ। नेशनल इनकम डिफर कैसे करती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से? किस मामले में है? करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या नेशनल डेट इंटरेस्ट या इट डज नॉट डिफर? यस, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस वजह से डिफर करती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और कुछ हमारे सब्सिडीज भी आती हैं, इनके बीच का अंतर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म टू बी मैक्सिमम। फर्म का लाभ अधिकतम करने के लिए पहली क्रम की शर्त क्या है?
ए सी इजिकल टू एम आर या एम सी इजिकल टू एम आर या एम आर इजिकल टू ए आर या ए सी इजिकल टू ए आर, क्या लगता है आपको?